हेलो, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। तुसी की हाल चाल? सब वधिया? तो मेरी इन बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस शख्स से मिलने आई हूँ। बट उससे पहले, हाय माई सेल्फ अक्षिता जैन एंड यू आर लिसनिंग मी ओनली ऑन क्लासिक रिवाइव। So today we are here to interview STOT Sadhguru Teri Oat Trust President Ms. Davinder Kaur ji, whose primary task is to love, help and do the charity for the poor people, who has also been honored by the Governor Award. तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जैसे आपको गवर्नर अवार्ड मिला है तो उसे किस रिकग्नाइजेशन पर मिला है? सबसे पहले मैं सबको सत श्री अकाल, नमस्कार बोलना चाहती हूँ। जो अवार्ड था तो हम सभी जानते हैं कि जो कोरोना काल का बहुत टाइम लंबा चला है, उस टाइम पे जो हमने लोगों के लिए सेवा दी थी, उसके कारण के लिए हम लोगों को फिर उधर से फ़ोन आया था गवर्नर हाउस से कि आपको उधर इतनी डेट को पहुंचना है कि हमने आपके लिए अवार्ड रखा हुआ है। क्योंकि जो कोरोना काल का टाइम था ना, उस टाइम पे ऐसे हमारे पास कॉजेज़ थे कि कैसे लोगों को मेडिसिन्स, खाना, बच्चों के लिए बुक्स, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, कैसे उनके घर तक पहुँचाना है, वो सब सर्विस हम लोगों ने उस टाइम प्रोवाइड की थी। उसके कारण के लिए हम लोगों को गवर्नर हाउस में उसके लिए बुलाया गया था। तो जैसे कि कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड में आपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और सिर्फ मदद, और जब मदद की बात करूँ तो सिख हर जगह पर अपनी लंगर लगाते हैं। जैसे कि अभी वॉर के टाइम पे आप लोग ने लंगर लगवाई है। तो ऐसा क्या जज्बा है और आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हो, और आपको डर नहीं लगता है कि आप भी उससे कोविड पॉजिटिव हो सकते हो? नहीं, डरने वाली तो कोई बात नहीं। जो जज्बा है, जो हमारा सिखों के अंदर हमारे गुरु नानक देव जी से जो हमें हमारी शिक्षा है, तो हम इसलिए डर तो हमें कोई नहीं लगता। लेकिन ऐसा है कि जो हम लोग ही घर में बैठ गए, तो जिसको जैसे कोविड का ही हम लेते हैं, जो सारी दुनिया ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा कि कोविड के टाइम ऐसा था कि कोई आजू बाजू में भी कोई किसी को नहीं देखता था। आजू बाजू का तो दूर की बात रहेगी, जैसे घर के अंदर ही किसी को पॉजिटिव हो जाता था तो एकदम आपको इतना आइसोलेट किया जाता था कि आप एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। तो हमारी पूरी टीम ने सोचा कि अभी इस टाइम के अंदर हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके पास कोई नहीं जाता। तो जो हमारी टीम थे, हमारे बच्चे थे, यंगस्टर थे, साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पीछे से हम उनको फ़ोन करते थे, जहाँ मैसेज डालते थे कि हमें ये सामान इतना चाहिए, इतने टन में सामान चाहिए, वो सामान फटाफट ला के गुरुद्वारा में छोड़ देते थे। और कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे थे कि जो यंगस्टर थे उनको थोड़ा कम था कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम थे। फिर वो डबल मास्क लगा के, ग्लव्स डाल के, जैसे हम आपको ये भी एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे अभी सेकंड कोविड आया था ना, तो जो हम घरों में खाना दे रहे थे, जो पूरी फैमिली घर में आइसोलेट थी, तो उनको खाने की बहुत दिक्कत आ रही थी। बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि मैडम हमें बहुत ही प्रॉब्लम है कि अभी खाना किधर से भी नहीं मिल रहा कि आप खाना दे सकते हो। फिर हमारी जो टीम थी उनके साथ हमने मशवरा करके तो खाना बनाना तैयार कर दिया। तो फिर हम तो खाना तैयार करके टिफ़िन में उनको डाल के देते थे। फिर मैं जब बच्चों को पूछती थी कि आप कैसे उधर जाके वो सामान सारा देते हो, तो फिर बच्चों ने घर से तैयारी करके जाते थे, डबल ग्लव्स डालते थे, मास्क डालते थे, और साथ में सैनिटाइजर्स की बॉटल्स भी साथ में लेके जाते थे, उसके लिए कि उधर जो लिफ्ट है, लिफ्ट को नीचे बुलाते थे और फैमिली को फ़ोन करते थे कि हमने लिफ्ट को पूरा सैनिटाइज़ कर दिया है, हम इधर इसके अंदर टिफ़िन रखेंगे और आप अपना लिफ्ट को बुला के टिफ़िन निकाल लो। फिर हम उसको नीचे बुलाते थे, उसको फिर सैनिटाइज़ करके फिर वापस वो घर पे आते थे। और उसके जब हम खाना दे रहे थे ना, तो मैं उनके साथ जो घर में पेशेंट होते थे उनकी मैं काउंसलिंग करती थी साथ में। मैंने उस टाइम पे ये भी देखा कि जो लोग तो बीमारी से तो ग्रस्ती थे, बीमारी से तो उनको जो पीड़ा थी, लेकिन वो मेंटली लोग बहुत अपसेट हो गए थे। क्योंकि उसमें क्या था कि कोई भी आपकी बात, हर बंदा अलग हो गया था, आइसोलेट हो गया था, कोई किसी के साथ बात नहीं कर पाता था। और फिर मेरे को लगा कि खाने के साथ साथ में इन लोगों की काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और जो हमने जितनी भी सेवा की ना, हमने फ्री सेवा की। हमारी कम्युनिटी ने किसी से कुछ नहीं, जब फैमिली से हमने किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा। जो मैं काउंसलिंग भी करती थी, काउंसलिंग भी फ्री होती थी। इवन कि हमें उनके लिए जो हमारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे,
वो अपने घर से गेट वेल सून का छोटे छोटे कार्ड्स बना के एक टिफ़िन के अंदर हम वो भी डालते थे। जब वो अपना ऊपर से अपना जो पॉलीथीन खोलें और बीच में से सबसे पहले उनको गेट वेल सून का वो दिखे। और जो बच्चे भी बहुत पॉजिटिव आते थे। जो बच्चे पॉजिटिव आते थे, बच्चों के हिसाब से हम लोग खाना तैयार करते थे उनके लिए। फिर जो केक थे, जो बेकरी वाले ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, तो वो स्पेशल बच्चों के लिए क्या क्या उनको, क्योंकि उस टाइम बेकरी नहीं खोलते थे वो लोग, वो अपने घर के अंदर ही वो कैसे भी वो मेरे को तैयार करके इधर दे के जाते थे। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन बहुत हमने बहुत प्यार से वो टास्क किया। और उसके अंदर जितने भी हमारे पास सेकंड कोविड के अंदर पेशेंट आए थे, एक हमारे पेशेंट की डेथ हुई थी। बाकी मेरे को तभी याद भी नहीं है कि कितने लोगों को टिफ़िन रोज़ हम डेली देते थे। और एक पेशेंट की उसकी हमने प्रे भी करते थे, सब कुछ किया था। लेकिन वो पेशेंट वो लेडी थी, उसकी फैमिली को हुआ था, तो वो प्रेग्नेंट लेडी थी। जब उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे माता जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा 7th मंथ चल रहा है, तो मेरी सारी फैमिली पॉजिटिव हो गई है, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, तो लेकिन मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम है। फिर उसकी बहुत ही हमने काउंसलिंग की। लेकिन फिर उसके हस्बैंड का मेरे को 2 महीने के बाद मैंने उसको फ़ोन किया, गुरु नानक जयंती था ना, तो मैंने सब पेशेंट को बुलाया गुरुद्वारे में कि अभी ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, जन्मदिन है, तो आप सब जाने इधर आके माथा टेक के जाओ और प्रसाद लेके जाओ। तो फिर उन्होंने एक ने मेरे को बताया, बाकी सारे ही आए। तो उसका हस्बैंड आया बच्चा लेके, छोटा सा 15-20 दिन का। तो उसने बोला कि वो मेरी घरवाली की जब डेथ हो रही थी ना, जब एकदम, तो मैं उसको गया, वेंटिलेटर पे थी, तो उसने फिर मेरे को इशारा करके थोड़ा खोलने, वेंटिलेटर जाने से पहले उसने मेरे को बोला कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, सबसे पहले वो जो मैडम घर पे खाना पहुँचा के जाते थे गुरुद्वारे के अंदर, सबको तेरी ओट वाले जो मैडम जी है, उनको ज़रूर मिल के और बच्चे को उनके गले के साथ लगा के बच्चे को प्यार दे के फिर आपने लेके आना है। तो उस टाइम पे जितने भी पेशेंट थे हमारे टचवुड सारे ठीक हो गए थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला हम लोगों को उसका। तो जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग कश्मीर से मुंबई आए थे फॉर रिहैबिलिटेशन, तो उसके लिए STOT का क्या कंट्रीब्यूशन था, और एज अ वुमेन आपने उनके लिए क्या क्या किया? जो कश्मीर से वो जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर से वो लोग इधर बॉम्बे काफ़ी देर 5-6 महीने रुक के गए। ऐसे उधर से मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम मैडम इधर रुके हुए हैं, तो हमें काफ़ी समस्या है, हमें ऐसे ऐसे सामान जो उन्होंने सामान मेरे को बोला, उस सामान की लिस्ट दी। फिर हमने उनको इधर बुलाया, थे उसके लिए हमने उनको पूरा, जैसे क्योंकि 500 फैमिली थी, एक फैमिली के अंदर 4-5 बंदे भी लगाओ, थे वो 2,500-3 हज़ार के ऊपर वो लोग थे। तो उनका जो खाने का था ना सामान, वही पूरा नहीं होता था, इतने जानों का रोज़ 3-3 टाइम खाना बनना। फिर ऐसा था कि उनके पास इतने कपड़े भी नहीं थे, फिर हमने इधर से कपड़े भी इकट्ठे करके दिए। फिर उनके बच्चों के लिए फिर मैंने उनको ये भी पूछा कि ठीक है, आपको राशन का सामान तो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए आपके लिए कैसे कैसे कोई डॉक्टर्स आ रहे, पूरा हमने उनसे बातचीत की। उधर काफ़ी और भी संस्थाएं थी जो काम कर रही थी, कोई डॉक्टर लेके आता था, कोई बिस्लरी पानी दे के जा रहा था। तो जो फिर मेरे को उन्होंने ये बोला कि आप हम लोगों को राशन का सामान और कपड़े, वो हमें सामान ज़्यादा चाहिए, फिर हमने वो पूरा प्रोवाइड करवाया। फिर अभी उन्होंने जब जाना था ना, जाने से पहले फिर उन्होंने हमें बोला कि हमारा अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मैसेज आ गया कि आप अभी कश्मीर अपना बॉर्डर पे वापस जा सकते हो। फिर भी हमने उनको इधर बुला के रास्ते के लिए सैनिटाइज़र काफ़ी मैंने उनको इकट्ठे करके दिए, साथ में उनको ग्लव्स भी दिए और साथ में मेडिसिन्स भी दिए। और ऐसा कि उनको जैसे भी वो रास्ते से अपने घर पे जाना था, क्योंकि उनको घर छोड़े उनको बहुत टाइम हो गया था। फिर हमारी टीम ने पूरा जो उनका कम से कम 10 दिन का हमने राशन भी भर के दिया कि जब अपने घर का आप दरवाज़ा खोलोगे जाके, तो आपके जाते थे बाहर से नहीं लेके आओगे, क्योंकि आपका काम भी ख़त्म हो गया, सारा ख़त्म हो गया। तो हमने उनको कम से कम 10 दिन का राशन भी दे के भेजा, और साथ में जो रास्ते के लिए मेडिसिन्स थे, जो कोरोना किट एकदम आजकल वो भी चली थी, इंस्टेंट आप घर पे भी कोरोना का टेस्ट कर सकते हो। फिर वो भी काफ़ी किट्स लेके दी उनको कि जो रास्ते में किसी को ऐसा कुछ लगा तो आप तुरंत उसको टेस्ट करके तो एकदम आइसोलेट कर सकते हो। So there is a big misconception going out there, which is like कि सिर्फ रिच लोग ही चैरिटी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अमीर लोग ही
अपने चैरिटी में अपना एक हिस्सा दे सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, इज़ दैट रियली अ मिसकंसेप्शन और इज़ दैट रियली वेरी ट्रू? नहीं बेटा जी, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हर बंदा ना अपनी चैरिटी कर सकता है। कोई चैरिटी पैसे से करता है। जैसे मैं अभी सोशल वर्कर हूँ, मैं हर तरीके से मैं देख रही हूँ कि आदमी कैसे कैसे चैरिटी कर सकता है। एक चैरिटी पैसे से भी होती है, एक चैरिटी टाइम से भी होती है। पैसा भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी काम करते हो ना, उसके लिए पैसा भी बहुत ही लगता है। और पैसे के बिना, जैसे मैंने ये भी देखा है कि आप चैरिटी अपने टाइम की चैरिटी निकाल सकते हो। आपको जैसे अब घर से बाहर निकले हो, जहाँ अपनी सोसाइटी के अंदर बैठे हो, तो आप जब रास्ते में जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि हमारी सोसाइटी के 2 बुजुर्ग, जहाँ कपल दोनों बैठे अकेले बैठे हैं, आप चैरिटी उनके लिए कर सकते हो। उनके साथ 10 मिनट बैठ सकते हो। जब आप उनके साथ 10 मिनट बैठोगे, उनका हाल चाल पूछोगे, इतनी बात करोगे, तो आपकी चैरिटी भी हो गई और उनको खुशी भी मिल गई। तो जिधर पैसे का काम होना है वो पैसे से ही होता है। अमीर लोग भी करते हैं और छोटे लोग भी करते हैं। जैसे चैरिटी, हमारे श्री गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया था। अभी तक वो लंगर ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे आपने पहले पूछा था कि किधर भी, जैसे जुकरन में भी अभी देखो, उधर सिखों ने लंगर लगा के रखा हुआ है। तो क्योंकि ये जो चैरिटी लंगर की भी है और दूसरी चीज़ों की भी है। और जो चैरिटी आप कोई 1 रुपया भी दान करता ना, हमारे धर्म में तो ये बोला हुआ है कि जो आपने जो 10,000 महीने का कमाते हैं ना, उसका 10वां हिस्सा आपने, जो दसवंध होता है, वो अपने गोल्क में जाके निकाल के डाल देना है। वो किसी के लिए, किसी के स्टडी के, एजुकेशन के लिए काम आता है, राशन के लिए काम आता है, मेडिकल के लिए काम आता है। चैरिटी हर तरह की है। गरीब भी कर सकता, अमीर भी कर सकता। जो दिल से, जिसने 1 रुपया भी दिया है ना, दिल से दिया है कि हाँ जे लो 1 रुपया। मेरे पास ऐसे भी आते हैं लोग, इस्लाम के लोग भी आते हैं। जब मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम कोरोना के टाइम खाना बांट रहे थे ना, तो आजू बाजू एरिया में सबको मालूम था कि जे लोग धर्म के लिए काम कर रहे हैं, फिर अभी कोरोना के पेशेंट को खाना दे रहे हैं। तो मेरे पास एक बाई थी, बाई जा रही थी रोड पे, तो उसने मेरे को आवाज़ मार के, उसने अपने पल्ले से ऐसे खोल के ना मेरे को 2 रुपये दिए। उसने बोला मेरे पास इतने ही है। मैंने उसको अपने गले के, उस टाइम कोरोना में कोई किसी को गले नहीं लगाता था, मैंने उसको अपने गले के साथ लगा के उसको बहुत प्रेम किया। मैं कहा माता जी, जरा तेरा 2 रुपया है ना, तेरे को मालूम नहीं तेरा अरबों रुपए का होएगा। फिर मैं 2 रुपये का, उसी टाइम सामने केमिस्ट खुला था, छोटी छोटी टॉफ़ियाँ नहीं होती, चॉकलेट जो होती है, वो मैंने उसकी 2 रुपये के लिए की। जितने भी उसने टिफ़िन जा रहे थे, एक एक उसकी चॉकलेट मैंने उसके अंदर दिया। उसका कितना मिठास लोगों के घर तक पहुँचाया। चैरिटी गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, छोटा बच्चा स्माइल से कर सकता है। जी, हम कोई काम नहीं कुछ कर सकते जैसे हम चल रहे हैं, क्योंकि आजकल का समा तो ऐसा हो गया कि कोई किसी को बुला के राजी नहीं है। आप किसी को स्माइल भी दे देंगे ना, तो वो भी आपकी चैरिटी है। अमेजिंग। ओके, सो एक एनजीओ जब सिटी में काम करता है और एक विलेज में काम करता है, सो इज़ देयर एनी डिफरेंस कि इनके काम करने के तरीके में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, या इज़ दैट द सेम थिंग? जो सिटी और विलेज का बहुत ही अंतर है। जैसे जो लोग सिटी में रहते हैं ना, तो जैसे गांव का उनको कितना लगता है कि जो लोग गांव से आए हैं। और गांव का ऐसा है कि जो गांव के अंदर काम करते हैं ना एनजीओ, वो दिखते नहीं हैं। ओके। क्योंकि जो गांव के अंदर तो वो पहले गरीब लोग होते हैं, हम उनकी जो हेल्प कर रहे हैं वो गांव के अंदर ही रहेगी। जैसे हमारे सतगुरु रिवर ट्रस्ट मराठवाड़ा में काम कर रहा है। हमने जब उधर जाके, क्योंकि एकदम बॉर्डर पे गांव है, जब हमने जाके उधर देखा, उधर बहुत ही प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो जो हम उधर काम करते हैं तो लोगों को इधर नहीं दिखता। ज़्यादा एनजीओ क्या करते हैं कि सिटी के अंदर काम करते हैं, आजू बाजू लोगों को दिखता है और उनको फंड्स इकट्ठा करने के लिए वो उनकी समस्या नहीं रहती। क्योंकि जे किसी ने आश्रम खोला है, छोटा सा घर लेके, तो उधर बच्चे रख लेंगे, जहाँ वृद्ध आश्रम खोला है, जहाँ मेडिकल का कोई आपने काम करना है, तो उधर एक डॉक्टर बैठा दोगे तो लोगों को दिखने लग जाता है। जो हम, जैसे मैं अभी 350-400 किलोमीटर की दूरी पे काम कर रही हूँ, उधर हमने जाके देखा पहले कि ये गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या की है। उधर हमने देखा जो बच्चे थे गांव के, जो गरीब बच्चे हैं, वो फीस नहीं दे सकते। उनके लिए फिर हमने एक कोच पकड़ा। हमारा कोच था मास्टर कंकर सिंह। तो उसने वो फौज से आ गया था, उसको चोट लग गई थी, तो उसने 2-3 साल की जॉब की थी, लेकिन उधर वो उसको मार्शल आर्ट का वो ट्रेंड था। फिर मैंने उसको बोला कि तू अभी क्या कर सकता अपने गांव के लिए।
उसने बोला कि ऐसे ऐसे माता जी मेरे को, मैं मार्शल आर्ट का टीचर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मेरे को कोई अपनी ग्राउंड में खड़ा भी नहीं करता। इवन कि गवर्नमेंट के ग्राउंड में भी उसको कोई खड़ा नहीं करता था, कि वो है ही इतना गरीब था। फिर हमने क्या किया कि अपनी टीम से इधर सबके साथ मशवरा किया गुरुद्वारे के अंदर। फिर हमने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना उसको एक रेंट पे जगह लेके दिया। उधर उसने, जो बच्चा कभी भी कराटे नहीं खेलता था ना, वो बच्चा उधर हमारे पास कराटे खेलने लग गया। फिर हमने उसको फिर धीरे धीरे उसको जगह लेके उधर एकेडमी बना के दी, खालसा स्पोर्ट एकेडमी हमने बना के दी। कभी जी आपको बेटा मौका मिला हम लेके जाएंगे, बॉम्बे के लेवल की उधर एकेडमी बना के दी है। इधर वो हमारे बच्चे अभी नेशनल के लिए, जिधर भी किधर खेलने के लिए टीम जाती है ना, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, जितनी स्टेट भी आएंगे, लेकिन सबसे नंबर 1 पे हमारे खालसा स्पोर्ट की सतगुरु ट्रस्ट की टीम आती है। उन लोगों के लिए बहुत सामान हमने लेके दिया। फिर हमने ये देखा कि जो गांव की औरतें होती हैं वो नौकरी नहीं करती, उनको मालूम नहीं होता कि उसने घर से बाहर निकल के भी कोई काम करना है। फिर हमने वो एक एक गली की, एरिया की काउंसलिंग चालू की, औरतों की मैंने काउंसलिंग की जाके उधर। उधर हम जब जाते थे ना, अभी तो गवर्नमेंट ने बाथरूम बना दिए, पहले मैं भी जब जाती थी उनके घरों में जाके रहती थी, क्योंकि उधर रहने के होटल्स नहीं होते, तो उनके घरों के अंदर ही रहना, जाके उनके साथ ही बाल्टी लेके बाहर जाना। उनको फिर काउंसलिंग करके ये बताया कि आप घर से बाहर निकलोगे ना, आप थोड़ा भी काम करोगे, 100 रुपया भी एक दिन का कमा के लेके आओगे ना, तो आपके हस्बैंड की हेल्प होएगी और बच्चों की हेल्प होएगी। मैं भी एक औरत हूँ, देखो बॉम्बे से मैं उठ के आप लोगों के लिए आ रही हूँ, तो जे मैं उधर से उठ के आपके पास आ सकती हूँ, आपके घरों में आके रह सकती हूँ, तो आप अपने घर की चौखट छोड़ के घर से बाहर भी निकल सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि हमें आप कुछ ऐसा काम दो। फिर मैंने उधर एक सिलाई सेंटर चालू करके दिया, उधर 7 मशीनें डाली। एक लड़की को पहले हमने ट्रेंड किया, उसको जैसे हम इधर उसको टीचर बोल सकते हैं, उसको मैंने सिलाई का पूरा कोर्स करवाया। एक लड़की को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया कि तूने सिलाई और ब्यूटिशियन दोनों कोर्स लड़कियों को, औरतों को कराना है। जब ये दोनों कोर्स करके निकल जाएंगी ना, जब इनकी शादी होएगी, जहाँ शादी से पहले भी ये लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं। फिर मेरे लिए एक चैलेंजेस ये उधर बहुत आया कि जब मैंने उन लोगों को पूछा कि जब आपको मेंसेस आते, पीरियड्स आते हैं, हमारे सिख धर्म में तो उसका कोई फ़र्क नहीं है कि हम घर में भी काम करते हैं, इसको हम बॉदर ही नहीं करते, है ना। तो फिर जब हमें ये मालूम था कि दूसरे धर्मों में औरत को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं उन दोनों के अंदर। फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, आपने कभी पैड देखे हैं? मेरे पास तो ऐसी लड़कियों की वीडियो भी कि जिसने उस टाइम पे मैं पैड्स इधर से लेके गई थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे। मैं भी देख के हैरान रह गई कि हम लोग सिटी के अंदर बहुत काम करते हैं, सिटी के अंदर एनजीओ को बहुत हवा भी देते हैं, बहुत लोग उनके इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जिन लोगों को ज़रूरत है उधर तक कोई पहुंच नहीं पाता। ये फ़र्क है। जब गांव के अंदर काम करोगे तो आपको चैरिटी नहीं मिलेगी, आपको पैसे नहीं, लोग फंड्स नहीं आपके इकट्ठे होते। तो फिर हमने ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी हमने ये देखा कि ये लोग जब लेबर करने जाते हैं ना, अपने बच्चे जिधर लेबर मिलती है बच्चों को साथ में ले जाते हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं देते। फिर हमने उधर थोड़ी जगह खरीदी की है। अभी हमारे मन में है कि आगे जाके आने वाले समय में उन लोगों के लिए हॉस्टल बनाएंगे, और बेशक मेरे को उधर जाके रहना पड़ा उन लोगों के लिए। जो बच्चे अपने पेरेंट्स किधर भी जाके अपनी दिहाड़ी करेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए हम हॉस्टल पढ़ा के, सब दुनिया को तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन एक गांव के बच्चों को, जो बच्चे एजुकेशन नहीं, शुरुआत एक से ही होती है। हाँ, तो हम उनको उधर एजुकेशन देना चालू करेंगे। और मेरे पास अभी ऐसे भी है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो बच्चियाँ मेरे पास है, उधर मैंने पटौदा में रखी हुई है। और हमने फिर उधर गांव के अंदर ये भी हमने काउंसलिंग की जाके कि बच्चों की अर्ली मैरिज नहीं करनी चाहिए। ये गांव के अंदर अभी भी है कि लड़के, क्योंकि पेरेंट्स पढ़ा ही नहीं पाते अपने बच्चों को। उनका ये होता है कि लड़की 12, 13, 14 साल की हो गई है, इसकी शादी करो और शादी करके अपने घर में चले जाएगी, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे अभी रेप भी बहुत होते, पेरेंट्स भी क्या करें, है ना। जो दिहाड़ीदार बंदा है उसको तो डर लगते रहता है ना, तो फिर वो बंदा सोचता है कि चलो मेरी लड़की अभी जवान हो गई है, इसकी मैं शादी कर देता हूँ। फिर उन लोगों को ये भी हमने काउंसलिंग, उनकी बहुत काउंसलिंग कर रही हूँ कि हमने लड़कियों की शादी नहीं करनी। कम से कम 18 साल की लड़की, हम उसको सिलाई सिखाएंगे, साथ में उसको कोर्स कराएंगे, और साथ में मैं सर्टिफिकेट भी उनको देती हूँ 2 साल का कोर्स करा के। और जो लड़की की शादी होएगी, मैं कम से कम 2 मशीनें दे के इसकी शादी करूँगी,
क्योंकि उधर घर पे जाके अपने परिवार के लिए कोई ना कोई थोड़ा बहुत काम करें। सो जैसे कि आपने बताया कि औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो एज अ वुमन क्या आपने कभी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट फेस किए हैं, या फिर हमेशा कहा जाता है हमारे समाज में कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है उस पर सबसे ज़्यादा उंगलियां भी उठती है, तो क्या आप पर कभी उंगलियां उठी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने उसके साथ कैसे डील किया? हाँ, ये तो है कि समाज के अंदर कोई भी काम करता है तो उसके ऊपर उंगली उठती है, और ख़ास करके जो औरत आगे आके काम करती है तो उंगली उठाने वाले बहुत जाने होते हैं। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, लेकिन फिर हमने, क्योंकि एक तो हम वैसे भी बाणी पढ़ते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो उस चीज़ों का असर कम हुआ। लेकिन हम जो उंगलियों की बात करेंगे ना कि आज उसने हमें ये किया, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारी अंदरली अपनी मॉरल होती है ना, तो वो हम एकदम नीचे डाउन हो जाते हैं। तो जब उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, हम आगे को देखेंगे कि नहीं जी, हम पीछे जाएंगे तो पीछे तो खड्डे में गिरेंगे गिरेंगे, क्योंकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपने जो हमारा जो आत्मा, जो हमारी कॉन्शियस है, हमें वो लग रहा है कि हमारी कॉन्शियस गलत नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो हम अपने तरीके से आगे चलते जाते हैं, तो पीछे हम देखते नहीं हैं। एक वैसे हमारा स्वरूप भी ऐसा है, क्योंकि मैं तो ये अभी आपके माध्यम से बेटा कहना चाहती हूँ कि जैसे जो लड़कियों के ऊपर चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, तो जे हमने उसको इग्नोर करके आगे जाएंगे ना, तो फिर वो चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो जैसे एक लड़कियों के लिए, औरतों के लिए आपका पहरावा और आपकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको कोई ऐसे देखता भी है जहाँ आपको कोई गलत कमेंट करता भी है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे होनी चाहिए कि सामने आके आपके बंदा बात नहीं करे। बात तो वो होती है कि जो सामने आके करता है, पीछे तो हर कोई करता है ना, पीछे तो हर कोई करता है। देखो जैसे हाथी जाता है ना, हाथी के पीछे कितने बच्चे, हम भी छोटे थे, हम भी पीछे भागते थे। तो जब हाथी ऐसे खड़ा होता था तो हम एकदम पीछे चले जाते थे। तो मैं भी अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि मैं भी एक हाथी हूँ, जो कोई बोलता है तो बोलता जाए, हम आगे निकलते जाते हैं। और दूसरा, मैं अपने जो मेरे आने वाले बच्चे जो लड़कियां हैं, मैं लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ कि जो हमने जो चीज़ें फेस की है ना, तो लड़कियों को फेस ना करना पड़े। जैसे अभी औरतों के ऊपर अत्याचार भी बहुत होता है, उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। और जैसे अभी बच्चियों के ऊपर जैसे रेप होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मैं उन लोगों के लिए एकेडमी बना के दी है। मेरे पास स्पेशल लड़कियों के सेशन चलते हैं। जब छुट्टियाँ भी चालू होएगी ना, इधर भी बच्चियों के ऊपर काम करती हूँ, उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ, उनको ऐसे मैं तलवारबाजी भी सिखाती हूँ कि आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसका फेस करो। वाह, अमेजिंग। तो एक गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब अपना बच्चा खुद से ज़्यादा होशियार या फिर काबिल बने। तो आई कैन फील दैट जब आपके सारे स्टूडेंट्स मुंबई लेवल का जो कंपटीशन जीत कर आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था, और वो लोग ने आपसे क्या क्या सीखा? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो सारे बच्चे सिर्फ आपके ही कम्युनिटी के थे या फिर ओवरऑल सारे सभी कम्युनिटी के थे? हाँ, ये जो बच्चे जो आपने अभी बेटा आपने क्वेश्चन किया है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जे हम मराठवाड़ा में जो काम करते हैं, उधर जो हमने एकेडमी बनाई थी, उधर हमारी कम्युनिटी का कोई भी नहीं है। वो हम उन बच्चों को अभी आगे लेके जा रहे हैं कि जिनका कोई भी नहीं है, जिन्होंने कभी कोई फील्ड में जाके उनके पास कोई एकेडमी नहीं होती। एकेडमी आप जानते हो कि एकेडमी के अंदर खेलने के लिए आपको कम से कम 500-700 हज़ार रुपया फ़ीस लगती है। हमने उन लोगों के लिए एकेडमी बनाई हुई है कि जिसका कोई भी नहीं है, उसका सतगुरु तेरी ओर ट्रस्ट है, उनको हम उधर खिलाते हैं। और जब खेल के अभी उनका लास्ट मैच था औरंगाबाद, नेक्स्ट मंथ था, मैं भी औरंगाबाद गई थी, उनको चेयरअप करने के लिए गई थी, स्पेशल गई थी उन बच्चों के लिए। और उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और मेरे को भी बहुत खुशी थी कि ये बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेली थी और जो अपने पटौदा के बाहर, मराठवाड़ा से बाहर नहीं गए थे, अभी दिल्ली तक जाके आए हैं, अब आज औरंगाबाद में भी आए हैं, पीछे गुजरात में भी जाके आए हैं। उनको भी बहुत खुशी थी और मेरे को भी बहुत खुशी थी कि ये एक सही मायने में उन लोगों के लिए हमने काम किया है। उन पेरेंट्स को खुशी दी है कि जो बच्चा कभी अपने घर से बाहर निकल के नहीं गया था, आज वो खेलने के लिए कहाँ कहाँ तक जा रहा है। और उनका तो, उन लोगों को तो, जो गरीब लोग होता है ना, उनकी खुशी ऐसी होती है कि जो उनके लिए कोई काम कर रहा ना, उनको हम 1 रुपये की चॉकलेट देते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं 1 रुपये की चॉकलेट नहीं है, जिन लाखों की चीज़ हमें दे दी है। तो वो फिर मेरे साथ एकदम मेरे गले के साथ मेरे सारे बच्चे मेरे साथ आके चिपक जाएंगे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे को एक
गुरु की तरह, एक मदर की तरह मेरे को ट्रीट करते हैं, तो मैं भी अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करती हूँ। फिर उन लोगों के लिए मैं ट्रॉफीज़ बना के लेके गई इधर से, और ट्रैक सूट, उन लोगों ने कभी ट्रैक सूट नहीं देखे थे, फिर उन लोगों के लिए इधर से ट्रैक सूट बनवा के लेके गई। वो ट्रैक सूट देख के वो बार बार, जब जीतने के बाद उसको बार बार डाल रहे थे, उतार रहे थे। एक दूसरे का बच्चा उसको खड़ा करके पीछे से दूसरा बच्चा देख रहा था और उसको जाके कान में बता रहा था। तो वो इसमें बहुत अलग लग रहा है, बम्बे के जैसे लग रहा है। कि जैसे जिधर से माता जी आए हैं ना, तो उधर बच्चे ऐसे लगते हैं सूट डाल के। उन लोगों की खुशी ऐसी होती है, और मेरे को उन लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। आपसे बात करके मुझे अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं एक मदर टेरेसा से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका समाज के प्रति प्यार देख के, जो केयर देख के मुझे लग रहा है कि आपकी हिम्मत को सलाम। थैंक यू कि आपका चैनल बहुत आगे तक जाए, और जो सच की आवाज़ है, सच की आवाज़ को बुलंद करना, और जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ लेके उन लोगों को आप दुनिया के आगे लेके आना चाहिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।